सबसे पहली चीज़ जो ध्यान ध्यान रखने वाली है, वो है रेगुलर चेकअप। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालाँकि जैसे ही प्रेगनेंसी का पता लगता है, बहुत सारी सलाहें, बहुत सारे लोग जो सलाह देने वाले होते हैं, वो आस-पास आपको सलाह देने लगेंगे। अगर आप सलाह देने वालों में से हैं, तो प्लीज़ सलाह ये दीजिए कि डॉक्टर को पक्का दिखाइए। ये सलाह मत दीजिएगा कि डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि साइंस लगातार तरक्की करती है, लगातार नई चीज़ें, नई रिसर्च आती रहती है। तो डॉक्टर को दिखाएँगे, तो किसी भी तरह की परेशानी से बचने का आपके पास मौका रहेगा। कितनी बार चेकअप होना चाहिए एक माँ का, एक होने वाली माँ का एक डॉक्टर के पास? पहला चेकअप होना चाहिए जैसे ही पीरियड्स मिस हुए या कुछ दिन हो गए हैं पीरियड्स नहीं हुए हैं, या आपने घर पे ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया और आपको पता लग गया है कि आप प्रेग्नेंट हैं। घर पे आजकल प्रेगनेंसी टेस्ट करने के किट्स मिलने लगे हैं, बहुत सस्ते किट्स हैं, बहुत जगह मिलते हैं और बहुत सिंपल टेस्ट है, इसमें खून की जाँच की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो बहुत सिंपल टेस्ट है। अक्सर आजकल बच्चियाँ अ, प्रेगनेंसी का टेस्ट एक बार घर पे कर लेती हैं। तो अगर पता लग जाए कि प्रेगनेंसी है, तो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा चेकअप 4 महीने पर होना चाहिए। पहले 3 महीने इतना बार-बार चेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। पहले 3 महीने घर पर रह कर के अपना ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड चेकअप जो है वो आपका होना चाहिए 4th मंथ में, चौथे मंथ में। तीसरा चेकअप होना चाहिए 5वें महीने में। चौथा चेकअप छठे महीने में, 5वां चेकअप 7वें महीने में और 7वें महीने में क्योंकि तीसरा ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है, मतलब 3-3 महीने के 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं गर्भावस्था में। पहले महीने से तीसरे महीने तक पहला ट्राइमेस्टर, चौथे महीने से छठे महीने तक दूसरा ट्राइमेस्टर, 7वें महीने से 9वें महीने तक तीसरा ट्राइमेस्टर, मतलब तीसरी तिमाही शुरू हो जाती है और ये वो वक़्त है जब बच्चे का विकास बहुत ज़्यादा दर से होता है। मतलब वो देखना शुरू कर देता है, सुनना शुरू कर देता है, फ़ील करना शुरू कर देता है। तो 7वें महीने के बाद हर 15 दिन में आपका चेकअप होना चाहिए। मतलब साढ़े 7 महीने पर होना चाहिए, 8 महीने पर होना चाहिए, साढ़े 8 महीने पर होना चाहिए, 9 महीने पर होना चाहिए और 9 महीने तक अगर डिलीवरी नहीं होती है, तो उसके बाद डॉक्टर आपको हर सप्ताह बुलाएँगी डिलीवरी तक। हो भी सकता है सप्ताह में 1 या 2 बार बुलाएँ वो आपको डिलीवरी होने तक। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। जो डॉक्टर आपको कहें ये वैक्सीनेशन करवाना है, वो आप ज़रूर करवाइए। अब कई बार ऐसा सवाल उठता है कि हमने भी तो, जो बड़े लोग होते हैं घर के, वो ये कहते हैं कि हमने भी तो बच्चे पैदा किए, हमने ये सब नहीं किया, हमने डॉक्टर को इतनी बार नहीं दिखाया, हमें ज़रूरत नहीं रही। मैं बिल्कुल मानती हूँ और बड़े लोगों की सलाह डेफ़िनिटली सुननी चाहिए। मगर साथ में ये भी ध्यान रखिए कि उनके वक़्त और हमारे वक़्त में थोड़ा-सा फ़र्क आ गया है। उनके वक़्त में महिलाएँ घर से ज़्यादा निकलती नहीं थीं, रेस्ट करने को मिलता था, घर में रहती थी, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं था, इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड्स नहीं थे, इतना ज़्यादा बाहर खाने का चलन नहीं था, इतने ज़्यादा खाने की चॉइसेस नहीं थी। तो एक कहना चाहिए सिक्योर्ड वातावरण में होने वाली माँ रह पाती थी। आजकल ऐसा नहीं है। हम घर से बाहर भी निकलते हैं, हम काम भी करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम खाने-पीने में भी उतना ज़्यादा अम स्वच्छ खाना, सात्विक खाना नहीं मिलता है, आजकल पेस्टिसाइड्स भी बहुत हैं। पहले मोबाइल्स नहीं थे, आजकल मोबाइल्स बहुत हैं, रेडिएशन बहुत है, इम्पैक्ट बहुत है, इसलिए वैक्सीनेशन करवाने की ज़रूरत रहेगी। तो जो भी आपकी डॉक्टर आपको वैक्सीनेशन सजेस्ट करे, वो आप ज़रूर लगवाएँ। ये आप ज़रूर ध्यान रखें, 9 महीने के अंदर आपको एट लीस्ट 1 बार, कम से कम 1 बार अपने दाँतों की जाँच करवानी है और आप ये शुरुआत में करवा लेंगे, पहली तिमाही में, पहले 3 महीने में करवा लेंगे तो बेहतर रहेगा।
क्यों करवाना ज़रूरी है? क्योंकि दाँतों में अगर इन्फेक्शन होता है और उसको ठीक नहीं करवाया जाता, तो रिसर्च ये बोलती है कि ये बहुत बड़ा कारण बन सकता है वक़्त से पहले डिलीवरी होने का, जिसको प्रीमैच्योर डिलीवरी बोलते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप अपने दाँतों की जाँच ज़रूर करवाएँ। इन चीज़ों की जाँच भी आप ज़रूर करवाएँ पहले 3 महीने में। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, थायरॉइड, डायबिटीज़ और एनीमिया। वैसे आपकी डॉक्टर पक्का ये जाँच करवाएँगी ही, और अगर वो ना करवाएँ तो आप ज़रूर उनसे कहें कि क्या हम इस चीज़ की जाँच करवा सकते हैं। इसलिए, क्योंकि हो सकता है आपको आज थायरॉइड नहीं है, हो सकता है डायबिटीज़ भी नहीं है, आपका हीमोग्लोबिन भी ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान ये सारी चीज़ें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और गर्भावस्था के बाद ये सब चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं। इसलिए आप इनकी जाँच ज़रूर करवाएँ, ताकि अगर थोड़ा-बहुत भी गड़बड़ हो, तो उसको मैनेज कर किया जा सके, डॉक्टर आपको सलाह दे पाएँ। अब बात करेंगे किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ऑफ़ कोर्स सोने का बहुत ध्यान रखना है, और इसकी ज़िम्मेदारी जितनी होने वाली माँ की है, उतनी ही ज़िम्मेदारी घर के सभी लोगों की है कि वो ये ध्यान रखें कि होने वाली माँ को बराबर नींद मिले। तो कितना सोना चाहिए? 8 घंटे की नींद रात को पक्का होनी चाहिए, और कम से कम 2 घंटे की नींद दिन में होनी ही चाहिए, क्योंकि सोते वक़्त बच्चे का विकास बहुत अच्छा हो पाता है। सोने से पहले अगर आप गर्म पानी से नहाएँगे, ऐसे कोई रगड़-रगड़ के नहाने की ज़रूरत नहीं है, इतना कि आपका बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा-सा बढ़ जाए, थोड़ा-सा, ताकि आपकी बॉडी रिलैक्स करे और आपको नींद अच्छी आए। रात में अगर आप मसाज करके सोएँगी, मालिश अपने पैरों की, या जो घर में लोग हैं, अगर वो गर्भवती बिटिया की मालिश कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे पैरों में दर्द भी नहीं होगा और इससे नींद बहुत अच्छी आएगी। टॉक्सिन्स निकलने में भी मदद मिलती है पैरों की मालिश करने से। किस पोज़ीशन में सोना चाहिए? वैसे डॉक्टर आपको ज़रूर बताएँगे किस पोज़ीशन में सोना चाहिए, लेकिन अगर ना भी बताएँ, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको लेफ्ट साइड, अपनी बाईं तरफ सोना है, क्योंकि बाईं तरफ सोने से आपके बेबी को जो खून की सप्लाई है वो बेहतर हो पाती है, और जिस तरह से ये फ़ोटो में दिखाया गया है ना, वैसे आप एक तकिया रखें अपने दोनों पैरों के बीच में, ताकि प्रेशर आपके बॉडी के नीचे के अंगों पर ना पड़े। कोशिश करें कि आप अपनी पीठ के बल पर ना सोएँ, मतलब सीधे ना सोएँ और आप उल्टे भी ना सोएँ। हाँ, ये हो सकता है कि आप रात में जब सोना शुरू करते हैं, जब सोएँ, तब आप लेफ्ट साइड पर सोएँ, और जब आप उठेंगे सुबह तो हो सकता है आप सीधे या ऐसे उल्टे उठेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप बाईं करवट पर सोएँ। सुबह सूर्योदय से पहले उठें, ताकि सूर्योदय के बाद आप बॉडी में सूरज की किरणें ले सकें, सन बाथ जिसे बोलते हैं, सूर्य स्नान जिसे कहते हैं, ताकि आपकी बॉडी में, आपके शरीर में विटामिन डी जाए, जो आपके बच्चे की हड्डियों को मजबूत बनाने में बहुत मदद करेगा। अब बात करते हैं इमोशनल हेल्थ की, मतलब मन कैसा होना चाहिए। ज़्यादातर आपको यही सुनने को मिलेगा, खुश रहो। मैं भी बिल्कुल बोलूँगी, खुश रहना है। साथ-साथ में इसका भी ध्यान रखिए कि आप पूरे वक़्त खुश नहीं रह पाएँगे, पूरे वक़्त ऐसे चहचहाते हुए, बात करते हुए नहीं रह पाएँगे। अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिस तरह से ठीक लगता है, आप अपना मन वैसा रखें। कोशिश लगातार ये करते रहना है कि मन में कोई भी बुरा विचार, कोई भी नकारात्मक विचार बहुत देर तक ना रहे। हाँ, आपके मन में ऐसे सवाल आ सकते हैं, मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं? कहीं सिज़ेरियन तो नहीं होगा? मैं लेबर पेन में जब जाऊँगी तब मैं टॉलरेट तो कर पाऊँगी, बर्दाश्त तो कर पाऊँगी? क्योंकि आपने सुना होगा, सबसे ज़्यादा दर्द वाला जो दर्द है, वो डिलीवरी का दर्द होता है।
मैं अपनी बेबी का ध्यान रख पाऊँगी कि नहीं? मैं खुद कैसी दिखूँगी डिलीवरी के बाद? मोटी हो जाऊँगी, बदसूरत हो जाऊँगी, कैसी दिखूँगी? ये सारे सवाल आपके मन में आएँगे और ये आना बहुत नेचुरल है, मगर याद रखिए आप अकेले नहीं हैं। हर औरत इससे गुज़री है। ये सब चीज़ें होंगी और ये सब चीज़ें आप एन्जॉय कीजिए, क्योंकि जैसे ही आपकी डिलीवरी होगी, बच्चा साल भर का होगा, ये सब चीज़ें वापस नॉर्मल हो जाएँगी। मतलब वेट आपका कम हो जाएगा, आप फिर से वापस नॉर्मल होने लग जाएँगी। इसलिए परेशान बिल्कुल मत होइए और मैं बात घर वालों से गुज़ारिश करूँगी कि इस तरह की परेशानी अगर बिटिया को हो रही है, तो आप उसे लगातार ढाँढस बंधाते रहें, लगातार बताते रहें कि वो अकेली नहीं है। ये वो वक़्त है जब आपको अपने बेबी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता, घनिष्ठ रिश्ता बनाने का मौका मिलेगा। ये वो वक़्त है जो सिर्फ़ आपका वक़्त है। ये 9 महीने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके और आपके बेबी के बीच में हैं। अभी दुनिया बीच में कहीं नहीं आई है। ना उस बेबी ने दुनिया को देखा है। तो ये वो वक़्त है जब आप अपने बच्चे के साथ बहुत अच्छा रिश्ता, संबंध बना सकते हैं। क्या करना है? बात कीजिए उससे। पर बात ये मत कीजिए कि आज मैं इतनी थक गई, आज मैं इतनी परेशान हो गई, आज ऐसा हो गया, आज ऑफ़िस में ऐसा हो गया या आज बिज़नेस नहीं हुआ, ऐसी नेगेटिव बातें मत कीजिए। अच्छी बातें, प्यारी बातें दुनिया की बातें बताइए उसको कि सूरज इतना खूबसूरत है, चाँद इतना खूबसूरत है, रात इतनी अच्छी होती है। ऐसी बातें सुनाइए आप उन्हें, कहानियाँ पढ़ के सुनाइए ताकि वो बच्चा वैसा बन सके जैसा आप उसे बनाना चाहती हैं। उसको गाना सुनाइए, टच कैसे करेंगे आप बच्चे को? आप अपने पेट को टच करिए, पेट को सहलाइए ताकि आपके वाइब्रेशंस बच्चे तक पहुँचे। कहानियाँ पढ़ के सुनाइए, बार-बार बच्चे को ये बोल कर के बताइए, फ़ील करके बताइए, अंदर से फ़ील करके बताइए कि आप उससे बहुत प्यार करती हैं। ये याद रखिए, वो जो अभिमन्यु वाली स्टोरी थी ना, कि उसने गर्भ में समझ लिया था चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है, वो एकदम सही स्टोरी थी। बच्चा सारी बात सुनता, समझता, फ़ील करता है। तो आप खुश रहेंगी तो बच्चा खुशमिजाज पैदा होगा, आप दुखी रहेंगी तो बच्चा छोटी-छोटी बातों पे दुखी होने वाला बनेगा। सो डिसाइड आपको करना है कि आप इस वक़्त ये 9 महीने आप कैसे गुज़ारेंगी?